नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत बहुत ही जानी मानी कहानी है, नमक का दरोगा। जी। उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। प्रेमचंद की कालजयी कहानियों में से एक। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है उसमें कहानी का सार तो है ही, साथ ही उसके पीछे छिपे संदेश भी हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि कहानी के किरदारों को समझें, उसके मतलब की परतें खोलें। और देखें कि प्रेमचंद आज भी हमें क्या सिखाते हैं, है ना? बिल्कुल। तो कहानी का समय है ब्रिटिश राज का। हम्म। नमक पर सरकार का कंट्रोल था, बनाना बेचना सब सरकारी। हाँ, और इसीलिए नमक विभाग में नौकरी, खासकर दरोगा मतलब इंस्पेक्टर या अफसर का पद, वो बड़ी रुतबे वाली और कह सकते हैं कमाई वाली भी मानी जाती थी। सही। और यही आते हैं हमारे हीरो वंशीधर। हम्म। पढ़े लिखे, समझदार और सबसे बड़ी बात ईमानदार। बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलने वाले। लेकिन उनके पिता, वो जरा दुनियादार किस्म के हैं। हाँ, उनके पिताजी का मानना था कि भाई जमाना बड़ा खराब है, सिर्फ तनख्वाह से गुजारा नहीं होता। वो कहते थे ऊपरी आय जरूरी है, मतलब रिश्वत। साफ कहते थे कि बिना रिश्वत के कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। यहीं से वो टकराव शुरू होता है। एक तरफ आदर्श, दूसरी तरफ दुनियादारी। बिल्कुल, यहीं से कहानी का असल ताना बाना बुना जाता है। चलिए इसी गांठ को जरा खोलते हैं। तो होता यह है कि वंशीधर को यह नौकरी मिल जाती है, नमक विभाग में दरोगा। अच्छी पोस्ट। जैसा हमने कहा, उस वक्त नमक के तस्करी, अवैध धंधा खूब होता था, टैक्स बचाने के लिए। और वंशीधर का काम यही रोकना था। और वो पूरी ईमानदारी और लगन से अपने काम में जुट जाते हैं। जी। फिर आती है कहानी की वो अहम रात। वंशीधर ड्यूटी पर हैं, नदी किनारे, आधी रात का वक्त है और उन्हें कुछ बैलगाड़ियों के पुल पार करने की आवाज आती है। शक होता है उन्हें। हाँ, शक होता है। वो जाके रोकते हैं, देखते हैं तो पता चलता है कि इलाके के सबसे बड़े, सबसे रसूख वाले व्यापारी पंचू चौधरी, उनकी गाड़ियां हैं। और बोरों में नमक, बिना टैक्स चुकाए। अच्छा, मतलब रंगे हाथों पकड़ लिया। बिल्कुल। अब यहां से मामला दिलचस्प होता है। पंचू चौधरी को अपनी दौलत और पहुंच पर बड़ा घमंड है। उन्हें लगता है पैसा फेंको, तमाशा देखो। हाँ, वो सोचते हैं कि छोटा मोटा अफसर है, इसे खरीद लेंगे। पहले तो अकड़ दिखाते हैं, फिर जब देखते हैं कि वंशीधर तो टस से मस्त नहीं हो रहे, तो अपना सबसे बड़ा हथियार निकालते हैं, रिश्वत। पैसे का लालच। हजारों रुपए ऑफर करते हैं, हजारों। सोचिए उस जमाने में एक नए ऑफिसर के लिए कितनी बड़ी रकम होगी। बिल्कुल, आज के हिसाब से तो शायद लाखों की बात होगी। एक इम्तिहान की घड़ी थी वंशीधर के लिए। सही कहा। पर वंशीधर, उनका जवाब साफ था। वो अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। कहते हैं एक पैसा तक नहीं लूंगा। क्या बात है, दृढ़ता देखिए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो सिर्फ रिश्वत ठुकराते नहीं हैं, उनमें इतनी हिम्मत है कि वो उस इलाके के सबसे ताकतवर आदमी पंचू चौधरी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे देते हैं। ये वाकई बड़ी हिम्मत का काम था, उस जमाने में इतने बड़े आदमी से टकराना। बिल्कुल। और फिर जैसा कानून कहता है, पंचू चौधरी को अदालत में पेश कर दिया जाता है। और यहीं पर मुझे लगता है प्रेमचंद समाज की नब्ज पकड़ते हैं। ये सिर्फ एक अफसर की कार्रवाई नहीं है, ये उस वक्त के सड़े गले सिस्टम पर, उस भ्रष्टाचार पर एक सीधी चोट है। कहानी बहुत बारीकी से दिखाती है कि ब्रिटिश राज में खासकर सरकारी महकमों में करप्शन कितना फैला हुआ था। एक तरफ वंशीधर की ईमानदारी है, उसका फर्ज है, और दूसरी तरफ वो पूरी व्यवस्था है। वंशीधर के पिता की वो दुनियादारी वाली सलाह, पंचू चौधरी का पैसे के दम पर कानून खरीदने की कोशिश, ये असल में एक अकेले आदमी की लड़ाई है। सिर्फ चौधरी के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ, समाज के उस चलता है वाले रवैये के खिलाफ। सही कहा आपने। और ये लड़ाई अदालत में तो और मुश्किल हो जाती है ना? बिल्कुल। जब मामला कोर्ट पहुंचता है तो शहर में सब यही कह रहे हैं कि भाई चौधरी साहब तो बच निकलेंगे, पैसा है, पहुंच है। हाँ, आम धारणा यही होती है कि पैसे वाले का क्या बिगड़ेगा। और होता भी वही है। पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। वकील, गवाह, यहां तक कि कोर्ट के कर्मचारी सब चौधरी के असर में नजर आते हैं। एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि बस अब तो सच्चाई हारेगी, ईमानदारी हारेगी। वंशीधर बिल्कुल अकेले पड़ते दिखते हैं। बहुत निराशाजनक माहौल बन जाता है। लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन कहानी यहीं एक और मोड़ लेती है। सबकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट अदालत का फैसला आता है। अच्छा। हाँ, शायद वंशीधर के सबूतों में दम था, या शायद जज के अंदर कहीं इंसाफ जिंदा था, पता नहीं।
पर सारे दबाव के बावजूद पंचू चौधरी को सजा हो जाती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड था। हाँ, चौंकाने वाला फैसला था। सोचिए, एक इतना अमीर, इतना प्रभावशाली आदमी और एक मामूली ईमानदार अफसर की वजह से कानून के कटघरे में खड़ा है और सजा भी पा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। इस फैसले का महत्व बहुत गहरा है। ये सिर्फ पंचू चौधरी को सजा मिलना भर नहीं है। अगर हम इसे बड़े फलक पर देखें तो ये उस निराशा भरे माहौल में जहां लगता था कि सब बिका हुआ है, वहां न्याय की एक प्रतीकात्मक जीत है। सिंबॉलिक विक्ट्री। हाँ, प्रेमचंद यहाँ शायद ये दिखा रहे हैं कि सिस्टम कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अगर कोई एक इंसान भी, सिर्फ एक इंसान भी मजबूती से अपने उसूलों पर खड़ा रहे तो न्याय की उम्मीद मरती नहीं है। सही बात। ये दिखाता है कि सत्य में बल होता है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल लगे। और ये कहानी के उस मूल संदेश को और पुख्ता करता है कि अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। ये सोचने वाली बात है कि क्या प्रेमचंद वाकई मानते थे कि ऐसा हो सकता है, या ये सिर्फ एक कहानी का आदर्शवादी अंत था। खैर, कहानी का जो असली अंत है वो तो इससे भी ज्यादा असरदार है। हाँ, वो तो और भी दिलचस्प है। सजा कटने के बाद पंचू चौधरी में एक बड़ा बदलाव आता है। वो जेल से छूटते हैं और सीधा वंशीधर के पास जाते हैं। मिलने? किस लिए? हाँ, मिलने। लेकिन इस बार न कोई अकड़, न कोई धमकी, न लालच। अच्छा। बल्कि पंचू चौधरी वंशीधर के सामने खड़े होकर उनकी ईमानदारी की, उनकी कर्तव्यनिष्ठा की तारीफ करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वो मानते हैं कि वंशीधर ने उन्हें हराया नहीं, बल्कि उनकी आंखें खोल दी। हृदय परिवर्तन। हाँ, बिल्कुल। वंशीधर की उस अटल ईमानदारी ने चौधरी के दिल पर इतना गहरा असर किया कि उनका पूरा नजरिया ही बदल गया। और फिर वो वंशीधर को एक ऐसा प्रस्ताव देते हैं जो हैरान कर देता है। क्या प्रस्ताव? वो वंशीधर को अपनी सारी जायदाद, अपना सारा कारोबार, उसका स्थायी मैनेजर बनने का प्रस्ताव देते हैं, पूरे सम्मान, अच्छी तनख्वाह और सारी सुविधाओं के साथ। अरे, ये तो बिल्कुल ही अप्रत्याशित है ना? वंशीधर के लिए ये एक बहुत बड़ा सम्मान था, और वो भी उसी आदमी की तरफ से जिसके खिलाफ वो लड़े थे। इस अंत की, इसकी कई परतें हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से। पहली बात तो ये साफ दिखाती है ईमानदारी का इनाम। हाँ, बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ईमान सिर्फ कोई मन की शांति या नैतिक संतुष्टि नहीं है, वो तो है ही, पर यहाँ भौतिक रूप में भी इनाम मिल रहा है। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसा। और वो भी उसी व्यक्ति से जिसके अन्याय के खिलाफ खड़े हुए थे। हाँ, वही। ये थोड़ा कह सकते हैं कि फिल्मी या नाटकीय लगता है शायद, पर ये कहानी को एक बहुत पॉजिटिव मोड़ देता है। ये दिखाता है कि अच्छाई बेकार नहीं जाती। सही। और दूसरी, और शायद इससे भी गहरी बात जो ये अंत दिखाता है, वो है व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा की ताकत। एक इंसान का चरित्र कितना मजबूत हो सकता है। वंशीधर के नैतिक बल ने न सिर्फ उन्हें उन मुश्किल हालात में टिके रहने की हिम्मत दी, बल्कि उसने एक ऐसे आदमी के दिल को बदल दिया जो पूरी तरह पैसे और ताकत के नशे में था, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। हाँ, ये कमाल की बात है। ये बताता है कि ईमानदारी सिर्फ एक निजी गुण नहीं है, इसका असर दूसरों पर पड़ता है, समाज पर पड़ सकता है। ये एक व्यक्ति के चरित्र की क्या कहते हैं, परिवर्तनकारी शक्ति, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का सबूत है। तो अगर हम इस पूरी कहानी से जो सबक मिलते हैं या जो मुख्य विचार हैं उनको समेटने की कोशिश करें, तो कुछ बातें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। पहली और सबसे सीधी, जो हमारी स्रोत सामग्री भी कहती है, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। बिल्कुल। वंशीधर ने पैसा ठुकराया, पर आखिर में उन्हें उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज मिली। हाँ, सम्मान और एक सुरक्षित भविष्य। दूसरी अहम बात यह निकलती है कि क्षणिक लाभ, टेम्पररी फायदा शायद रिश्वत या बेईमानी से मिल जाए, पर जो असली इज्जत है, जो मन का सुकून है, वो सिर्फ सच्चाई और धर्म, सही रास्ते पर चलकर ही मिलता है। पंचू चौधरी के पास पैसा बहुत था, पर वो इज्जत और सुकून शायद नहीं था जो वंशीधर के पास था। सही। और अंत में तो वंशीधर को दौलत और इज्जत दोनों मिल गए। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा संदेश है, वो एक उम्मीद जगाता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, भले ही देर से हो या रास्ता मुश्किल हो। हाँ, रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लगेगा कि बुराई जीत रही है, जैसा अदालत वाले सीन में लग रहा था, लेकिन अंततः सत्य अपना रास्ता खोज ही लेता है। मुझे लगता है ये कहानी सिर्फ उपदेश नहीं दे रही। वंशीधर का रिश्वत ठुकराना, चौधरी का सजा पाना और फिर चौधरी का बदलना, ये सब घटनाएं इन मूल्यों को जैसे सच साबित कर रही हैं। हाँ,
बिल्कुल। और यही सवाल उठता है कि प्रेमचंद का असली मकसद क्या था। क्या वो बस एक अच्छी शिक्षाप्रद कहानी सुनाना चाहते थे जिसमें हीरो जीत जाता है, या उनका इरादा कुछ और गहरा था? क्या लगता है आपको? जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, ये कहानी सिर्फ नैतिकता का पाठ नहीं है। ये अपने समय के समाज पर, उस दौर के सिस्टम पर एक बहुत तीखा व्यंग भी है, एक सटायर है। अच्छा, कैसे? प्रेमचंद ब्रिटिश राज के दौरान जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, सरकारी महकमों की जो अंदरूनी हालत थी, पैसे के आगे नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा था, उसकी एक सच्ची तस्वीर खींचते हैं। वंशीधर के पिता का रवैया, चौधरी का व्यवहार, अदालत का माहौल, ये सब उसी समाज का आईना है। बात तो सही है। और इसके साथ ही प्रेमचंद एक ईमानदार आदमी के अकेले संघर्ष को, उसकी जद्दोजहद को बहुत बहुत शिद्दत से दिखाते हैं। वंशीधर के लिए ये सब आसान नहीं था। सोचिए, एक तरफ पिता का दबाव जो दुनियादारी सिखा रहे हैं, बिल्कुल। दूसरी तरफ एक ताकतवर आदमी का लालच, उसका गुस्सा, फिर एक ऐसा सिस्टम जहां सच बोलना ही खतरनाक हो। इन सब के बावजूद वंशीधर का अपने ईमान पे टिके रहना और आखिर में नैतिक रूप से विजयी होना। प्रेमचंद इसी बात पे जोर देना चाहते थे। हाँ। वो शायद ये कह रहे थे कि समाज कितना भी नीचे गिर जाए, उम्मीद किस में है? उम्मीद व्यक्तिगत चरित्र में है, नैतिक साहस में है। वही समाज को बचा सकता है। बहुत खूब। तो ये थी हमारी आज की बातचीत मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद यादगार कहानी नमक का दरोगा पर। हमने देखा कि कैसे ये सीधी सादी सी लगने वाली कहानी ईमानदारी, कर्तव्य और सच्चाई जैसे मूल्यों को कितने असरदार ढंग से हमारे सामने रखती है। जी, और वंशीधर का किरदार आज भी हमें सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, कि क्या हम उनकी जगह होते तो वही करते जो उन्होंने किया? ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सवाल कहानी के बिल्कुल केंद्र से निकलता है। देखिए, एक तरफ वंशीधर के पिता की वो दुनियादारी वाली प्रैक्टिकल सलाह है कि भाई जमाना खराब है, थोड़ा एडजस्ट करो, ऊपरी कमाई के बिना काम नहीं चलता। ये एक तरह की व्यावहारिक सोच है। हाँ, जिसे कई लोग शायद सही भी माने। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वंशीधर का आदर्शवादी रास्ता है, उसूलों पर अड़े रहने का रास्ता। तो सोचने वाली बात यह है, खासकर आज के दौर में जहां सफल होने का प्रेशर इतना ज्यादा है, जहां कई बार प्रैक्टिकल होना ही समझदारी माना जाता है, ऐसे में जब हालात मुश्किल हों, समाज का दबाव हो, तो अपनी ईमानदारी, अपने नैतिक मूल्यों पर टिके रहने के लिए आखिर किस चीज की जरूरत पड़ती है? क्या ये सिर्फ विल पावर है, इच्छा शक्ति, या कुछ और भी चाहिए होता है? गहरा सवाल है। हाँ, इस पर सोचना शायद आज भी उतना ही जरूरी है जितना प्रेमचंद के समय